एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं इस चैप्टर के। उन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू हमने कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी। क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो इसके अंदर हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किसके थ्रू? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू। क्योंकि बच्चों, आप स्टोरी, जब आपको कोई भी स्टोरी बताई जाती है तो स्टोरी को सुन के आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। तो सेम वे से इस स्टोरी को सुनाने के पीछे भी क्या पर्पस है कि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखो, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में इस स्टोरी के बारे में सीखा था। विलेज पालमपुर के बारे में जो इंट्रोडक्शन हमने लिया था लास्ट क्लास में, वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी स्टोरी दोबारा से रिवाइज हो जाए और फिर हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे आगे मूव करेंगे, ठीक है। रिकैप करते हैं बच्चों। पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। हमने यही बात करी थी कि पालमपुर का विलेज की जो हम स्टोरी लेकर चल रहे हैं, ये विलेज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल विलेज, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कोई विलेज होगा। जैसे आप कोई भी स्टोरी सुनते हो, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक राजा रानी, जितने भी होते हैं, वो सभी इमेजिनरी तो होते हैं, भले ही वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो हैं, ठीक है। तो सेम वैसे पालमपुर विलेज भी आपने मानकर चलना है कि ये विलेज है, बट इट इज टोटली इमेजिनरी विलेज, ठीक है। देन एक रोड है जो कि पालमपुर विलेज को कनेक्ट करता है किससे? रायगंज एंड शाहपुर से। याद है बच्चों आपको स्टोरी? रायगंज एंड शाहपुर एक रोड है जो कि पालमपुर को कनेक्ट करता है एक बिग विलेज से, रायपुर से। और रायपुर क्या है बच्चों? एक बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है किससे? पालमपुर से, ठीक है। तो वो रोड जो है वो पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से कनेक्ट करती है, ठीक है। देन उस रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि पालमपुर विलेज के अंदर जो एक रोड है, बहुत बड़ी रोड है जो कि पालमपुर को रायपुर, शाहपुर और रायगंज से कनेक्ट करती है। उस रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो ट्रांसपोर्ट किस किस टाइप का है बच्चों? उस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? बुलॉक कार्ट्स, तांगा एंड वुडन कार्ट्स। हमने ये पढ़े थे। कुछ ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज होते हैं उस रोड पे, और साथ ही जैसे कि बड़े बड़े मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक, मोटरसाइकिल्स, ये सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उस रोड के ऊपर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं बच्चों? बैलगाड़ियां, बुलॉक कार्ट्स, देन तांगा, देन वुडन कार्ट्स। वुडन कार्ट्स क्या होते हैं? जो लकड़ी की गाड़ियां होती हैं जिनको बफेलोस पुल करके लेके जाती है ना, ठीक है। उसके ऊपर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि उस गाड़ी के ऊपर गुड़ लेके जाते हैं, या फिर अदर कम्युनिटीज जो होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाई जाती हैं। देन ट्रक, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स, ये बड़े बड़े मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज किए जाते हैं उस विलेज के रोड के ऊपर, ठीक है। देन उस विलेज के अंदर बच्चों हमने बात करी थी कि 450 फैमिलीज हैं, यानी कि कोई इतना बड़ा विलेज नहीं है। उस मीडियम साइज विलेज है जिसके अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। उन 450 फैमिलीज में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। उन अपर कास्ट फैमिलीज के जो घर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और वो ईंटों और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। लेकिन उस विलेज की एंटायर पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट लोगों का है। वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके घर जो हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। जिस तरीके से अपर कास्ट के जो लोग हैं, 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, उनके घर बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ही अच्छी मटेरियल से बने हुए हैं। बट शेड्यूल कास्ट लोगों के घर जो है वो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही लो क्वालिटी के मटेरियल से बने होते हैं। देन विलेज के अंदर सारे टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। मैंने आपको ये भी बताया था कि पालमपुर विलेज के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज एक विलेज में होनी चाहिए वो सभी फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर ट्यूबवेल्स हैं, खेतों में पानी देने के लिए प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी है, ट्यूबवेल्स हैं,
देन मेडिकल फैसिलिटीज हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां पर स्कूल्स हैं, हमने पढ़ा था प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल भी है वहां पर। तो एवरी टाइप की फैसिलिटी पालमपुर विलेज के अंदर प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि आपने पालमपुर विलेज की ये जो फैसिलिटीज हैं, इन सभी फैसिलिटीज को अपने विलेज की फैसिलिटी से कंपेयर करना है। आपने कंपेयर किया, आपने एनालाइज किया कि क्या आपका विलेज भी इतना डेवलप्ड है, क्या आपके विलेज में भी ये सारी फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन बच्चों हमने बात करी थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हमने बात करी कि पालमपुर विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन के लिए बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, लेबर। ये सभी चीजें तो चाहिए ही होती हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, ये सभी चीजें तो रिक्वायर्ड हैं। बट इनके अलावा बच्चों हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में इन सभी रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड करते हैं जो कि प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आता है बच्चों, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हमने पढ़ा था बच्चों कि कहीं पर भी आपको प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए आपको बेसिकली 4 चीजें रिक्वायर्ड होंगी, मींस 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मींस वी कैन से कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। लैंड के बारे में हमने बात करी थी बच्चों। लैंड का मतलब एरिया जहां पर प्रोडक्शन की जाती है, जहां पर प्रोडक्शन टेक प्लेस होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने एक बड़े एरिया पर, बहुत बड़े एग्रीकल्चर एरिया पर हमने खेती करनी है, क्रॉप उगानी है, तो वो इतना बड़ा एरिया क्या है, वो हमारे लिए लैंड है, ठीक है, लैंड। देन हमने बात करी थी लेबर रिक्वायर्ड होती है। अब प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर चाहिए होती है बच्चों, वो लेबर स्किल्ड भी हो सकती है, स्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं हम, और अनस्किल्ड लेबर भी रिक्वायर्ड हो सकती है, ठीक है ना। स्किल्ड लेबर भी रिक्वायर्ड हो सकती है, मींस एजुकेटेड लोग जिनके पास कोई ना कोई स्किल्स होती हैं, ऐसे लेबर भी रिक्वायर्ड हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि हमें प्रोडक्शन ऐसी चीजों की करनी है जिसके लिए लोगों में स्किल होनी जरूरी है, टेक्निकल स्किल्स होनी जरूरी है, मशीन्स को चलाने की जो अलग से जो मेथड्स होते हैं वो उनके पास होने जरूरी है, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होगी। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो मैनुअल वर्क करने होते हैं, मैनुअल वर्क के लिए हमें अनस्किल्ड लेबर भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली जो लेबर रिक्वायर्ड होती है दैट कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। इट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन कि हम किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन बात आती है फिजिकल कैपिटल की, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है बच्चों, फिजिकल कैपिटल में आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में 2 चीजें पढ़ी थी बच्चों, वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड देन सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आते हैं फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। बच्चों मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जब हम किसी फिक्स्ड चीज को परचेज करने के लिए अपना पैसा कहीं पर लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एंड इन अपोजिट ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम किसी चीज में फिक्स नहीं कर रहे बल्कि वर्किंग कैपिटल है, मींस ये पैसा हमें डे टू डे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है, जब हम किसी फिक्स्ड चीज को, फिक्स्ड थिंग को परचेज करने के लिए जब हम पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो फिक्स्ड चीज जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, ठीक है, जिसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और नियर फ्यूचर में उसको सेल नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो होती है फिक्स्ड थिंग जिसमें हम अपना पैसा लगा रहे हैं,
और उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। जब हम किसी फिक्स्ड चीज को परचेज करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, इसीलिए उस कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और वो फिक्स्ड चीज क्या होती है जिसको परचेज करने के लिए हम फिक्स्ड कैपिटल लगाते हैं, वो चीज क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए हम बिजनेस में परचेज करते हैं, बिजनेस में लंबे टाइम के लिए परचेज करते हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में हम उसको सेल नहीं करते और उसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। देखो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ये चीजें हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सभी चीजें हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं ना, प्रोडक्शन में भी इनका यूज होता है और नियर फ्यूचर में इनको सेल भी नहीं करते, तो इनमें लगाया गया पैसा क्या कहलाता है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अब आपको फिक्स्ड कैपिटल समझ आई। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पैसा हमें बिजनेस में चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे रिक्वायरमेंट, मतलब डे टू डे बिजनेस में को रन करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो जो पैसा हम यूज करते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल से हम क्या क्या चीजें परचेज कर सकते हैं, एक तो जो मनी हमारे पास है कैश की फॉर्म में वो हमारे वर्किंग कैपिटल में आएगी क्योंकि वो हम डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं जिन पैसों से वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। जिन पैसों को यूज करके हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि हम उस रॉ मटेरियल में पैसा फिक्स नहीं कर रहे, उसको आगे सेल करने के लिए ही हम परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये हमने दो टाइप की फिजिकल कैपिटल अभी डिस्कस करी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई, क्लियर। तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने रिवाइज कर लिए। अब इससे आपको क्या पता चला कि आपको ये पता चला कि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपने उन फैक्टर्स के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब आपने तीन फैक्टर्स को तो सीख लिया बट एक और फैक्टर्स भी तो होते हैं ना, हमने बेसिकली 4 फैक्टर्स की बात करी थी, 3 फैक्टर्स आपने सीख लिए। अब फोर्थ फैक्टर को देखते हैं बच्चों। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये हमने डिस्कस कर लिया, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। you will need knowledge and competence to be able to put together land, labor and physical capital। देखो बच्चों, जब तक आपके पास जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना दैट इज ह्यूमन कैपिटल, अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आप फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज नहीं कर पाओगे, यानी कि आपके फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उनका कोई यूज नहीं होगा अगर आपके पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ह्यूमन कैपिटल अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल होती क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है बच्चों नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और एबिलिटी टू डू समथिंग। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी उस काम को करने की, तब तक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल क्या करेंगी, यानी कि तब तक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई यूज नहीं होगा, ये मीनिंगलेस होंगी अगर हमारे पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी तो, ठीक है। तो आपको समझ में आया वो क्या कह रहा है कि आपको नॉलेज चाहिए, यू विल नीड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस टू बी एबल टू पुट टुगेदर ऑल दीज 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइन करने के लिए, एक साथ इन्हें यूज करने के लिए प्रोडक्शन में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। एंड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, मींस आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या चाहे वो अपने यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन प्रोड्यूस तो आपको करना पड़ेगा और प्रोड्यूस करना है तो आपको फर्स्ट 3 फैक्टर्स तो एक साइड आपके पास पहले ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज और स्किल होनी चाहिए उस चीज को प्रोड्यूस करने की, तभी आप उन सभी रिसोर्सेज का यूज कर पाओगे, यानी कि तभी आप फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर पाओगे, ठीक है।
these days it is known as human capital. इसी नॉलेज, कॉम्पिटेंस और एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ आ गया? नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों मैंने आपको बताया था पीपल एज रिसोर्स का आप पढ़ने वाले हो। उसमें आप पढ़ने वाले हो कि लोग किस तरीके से, जो लोगों की नॉलेज होती है, लोगों की स्किल होती है, वो किस तरीके से एक रिसोर्स का काम करती है किसी भी प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन में हम रिसोर्सेज की बात करें तो जनरली हम रॉ मटेरियल कंसीडर करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के लिए एक रिसोर्स का काम करता है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो एक रिसोर्स की तरह काम करती है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल होगी ना उसको आप ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। क्लियर? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में हम इन सब को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब आपने ये सब सीख लिया कि अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो आपको समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर के अंदर, ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, इस पिक्चर के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल जो कि यूज की जा रही है प्रोडक्शन में। ये पिक्चर क्या शो कर रही है बच्चों आपको? ये पिक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पिक्चर में एक फैक्ट्री है विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स, यानी कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं और बहुत सारे लेबरर्स हैं जो कि उन मशीन्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इनमें से क्या आइडेंटिफाई करना है? इस पिक्चर में से आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सीख लिए ना, अब आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड क्या है, लेबर क्या है और फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जो इस पिक्चर में से देख के आपको बतानी है। देखो लैंड क्या रहेगा, लैंड क्या होगा बच्चों? जिस फैक्ट्री में, ये मैंने आपको क्या बताया था, लैंड क्या होता है? लैंड इज द एरिया वेयर प्रोडक्शन इज टेक प्लेस, जहां पर हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जहां पर हम उस काम को कर रहे हैं। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर है लैंड, तो लैंड का मतलब वो प्लेस जहां पर प्रोडक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? इस फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हमारे लिए लैंड क्या है? फैक्ट्री। ठीक है, सेकंड इज लेबर। लेबर को तो आप देख रहे हो, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग क्या हैं? ये लोग लेबर कहलाएंगे। अब इनमें कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड होंगे। जो जिन कामों को करने के लिए स्किल चाहिए उन कामों को करने के लिए हम स्किल्ड लेबर को अपॉइंट कर लेंगे, और जो काम ऐसे हैं जो हमें मैनुअली किसी से परफॉर्म करवाने हैं, ज्यादा स्किल और नॉलेज होने की नीड नहीं है, तो हम उसके लिए अनस्किल्ड लेबर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर जो है वो स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड यहाँ पर हो सकती है। देन थर्ड इज फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ पर बच्चों क्या फिक्स्ड कैपिटल यूज हो रही है? मैंने आपको अभी क्या बताया था, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड चीजों को में लगाया गया पैसा, मतलब ऐसी चीजें जब हम परचेज कर लेते हैं ना, जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली या फिर हमने कोई इक्विपमेंट मशीनरी परचेज कर ली। ठीक है, तो इन चीजों को हम नियर फ्यूचर में सेल तो नहीं करते ना, एक बार इनमें पैसा लगा दिया तो यानी कि वो पैसा हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो जब हम किसी ऐसी चीज को परचेज करने के लिए पैसा लगाते हैं जो हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, जिससे पैसा हमारा जल्दी से हमें वापस नहीं मिलेगा, और उन चीजों को हम प्रोडक्शन में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को हम बोलते हैं, उन चीजों में लगाया गया पैसा ही फिक्स कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और उन चीजों को परचेज करने के लिए जो हम ये पैसा लगा रहे हैं, फिक्स कैपिटल लगा रहे हैं, वो चीजें क्या कहलाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर? अब देखो फिक्स कैपिटल यहाँ पर क्या है बच्चों, यानी कि कौन सी वो चीज है जिसके अंदर हम पैसा लगा रहे हैं और वो हमारा फिक्स्ड हो रहा है। जिस बिल्डिंग के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट है, जिन मशीन्स का यूज कर रहे हैं ये प्रोडक्शन करने के लिए, वो चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें फिक्स कैपिटल ही तो हैं। तो यानी कि फिक्स कैपिटल में यहाँ पर हम दो चीजें लिख सकते हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर ये फैक्ट्री बनाई गई है, यानी कि जो बिल्डिंग है
एंड सेकेंड थिंग इज कि जिन मशीन्स का यूज करके ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये दो चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगी यहाँ पर, फिक्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इन बिल्डिंग में, मशीन्स में जो हमने पैसा एक बार लगाया वो हमें नियर फ्यूचर में रिकवर नहीं होगा, वो पैसा हमने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हम नियर फ्यूचर में बिल्डिंग या मशीन को सेल नहीं करेंगे, इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्डिंग और मशीन हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल कहलाएंगी। बिल्डिंग और मशीन में लगाया गया पैसा फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, वी कैन से मनी इन्वेस्टेड इन, ये तो फिक्स चीजें हैं, लेकिन इसमें जो पैसा लगाएंगे वो फिक्स कैपिटल कहलाएगा ना, तो मनी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग एज वेल एज मशीन, वो क्या कहलाएगा, फिक्स कैपिटल कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों आपको? आपने वन बाय वन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में समझ लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपने पालमपुर विलेज की स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कि पहले हम देखेंगे कि पालमपुर विलेज में प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, एंड देन हम पढ़ेंगे फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो कि उस पालमपुर विलेज में होती हैं। ठीक है, यानी कि उस विलेज के अंदर पैसा कमाने के लिए फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग दोनों टाइप की एक्टिविटीज की जाती है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है ना पॉपुलेशन का, वो फार्मिंग को ही प्रेफर करता है पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड देन पालमपुर विलेज के अंदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर विलेज के अंदर जो ये एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, वो किस तरीके से होती है। ठीक है, फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का काम कैसे होता है, देखो फर्स्ट थिंग इज कि पालमपुर विलेज के अंदर ना लैंड फिक्स्ड है। लैंड फिक्स्ड होने का मतलब, लैंड क्या होता है पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें फर्स्ट हमने लैंड ही पढ़ा। लैंड क्या होता है, वो एरिया जिसके ऊपर प्रोडक्शन की जाती है, जिस एरिया में हम प्रोडक्शन करेंगे दैट एरिया विल बी कंसीडर्ड एज लैंड। ठीक है, तो लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर विलेज के अंदर लैंड फिक्स्ड है। आपको ये सब पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि लैंड फिक्स्ड होने का क्या मतलब है। देखो, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक है, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। आपने देखा होगा, आपका जो जिस विलेज से आप बिलोंग करते हो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अपना ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही लेके चलते हैं। तो फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, यानी कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी की जाती है, यानी कि खेती के अलावा भी लोग कुछ काम करते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पालमपुर विलेज के अंदर लोग एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या चीजें और क्या क्या काम करते हैं, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, तो ये स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। ठीक है, और कुछ ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज करके लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं और कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, मींस अदर देन एग्रीकल्चर, जो पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% ऑफ पीपल, जो लोग काम करते हैं ना वहां पर, जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग को ही प्रेफर करते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। यानी कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या होती हैं बच्चों, रोटी कपड़ा और मकान, आपने यही सुना है अब तक। तो उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी कि अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वहां के लोग जो काम करते हैं उनमें से 75% लोग, मींस आधे से ज्यादा लोग किस चीज को प्रेफर करते हैं, फार्मिंग को, खेती करने को। ठीक है, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो फार्मर्स भी बन सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी बन सकते हैं, यानी कि वो एक्चुअल में खुद से खेती भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर से कनेक्ट होते हैं वो लोग। अब वो एग्रीकल्चर से कनेक्ट होंगे, या तो वो खुद फार्मर बन जाएंगे और या फिर फार्म लेबरर्स बन जाएंगे, मींस एक तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर लेबर का काम करने लग जाएंगे। ठीक है,
किसी भी तरीके से वो काम कर सकते हैं, लेकिन जुड़े तो किससे हुए हैं, फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो फार्मर्स का काम करें या फार्म लेबरर्स का काम करें। ठीक है, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब हम ये देख सकते हैं कि जितने लोग काम करते हैं 100% लोग अगर काम करते हैं उसमें से 75% लोग तो फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि विलेज में लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म्स। फार्म्स में जो प्रोडक्शन होती है, जो फार्म्स में प्रोडक्शन जो होती है उस पे ही ये डिपेंड रहते हैं ना। अगर ये फार्म लेबरर्स हैं तो ऑब्वियसली फार्म में जो प्रोडक्शन होगी उसी में ये हेल्प करने का काम करेंगे, तो ये उन्हीं पे ही डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी मनी को अर्न करने के लिए। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। क्या कमी है, क्या दिक्कत आती है उन्हें, जो पालमपुर विलेज के अंदर जो लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं, मींस एग्रीकल्चर को पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहां पर लैंड एरिया फिक्स्ड है। लैंड एरिया फिक्स्ड होने का मतलब कि जितने एरिया पर हमने खेती करनी है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कोई स्कोप नहीं है कि हम अपना लैंड एरिया बढ़ा लें और अपना जो एग्रीकल्चर है उसको हम इंक्रीज कर लें, एक्स्ट्रा एरिया पर भी हम एग्रीकल्चर कर सकें, ऐसा नहीं होता। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो खेती करने के लिए जो भी एरिया यूज किया जाता है, इट इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। यानी कि फिक्स्ड होने का मतलब कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। यही बता रहा है कि 1960 से पालमपुर विलेज के अंदर लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है, यानी कि खेती करने के पर्पज से जो लैंड एरिया यूज किया जाता है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं किया गया है, वो अब तक फिक्स्ड ही है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड सा एरिया है, उसी एरिया पे ही हमेशा एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई स्कोप नहीं होता एक्सपेंशन ऑफ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, बाय देन some of the wastelands in the village has been converted to cultivable lands। लेकिन ऐसा किया गया है कि कुछ wastelands जो थे, जहां पर कुछ भी काम नहीं होता था, यानी कि जो आइडल पड़े हुए थे, उन्हें कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन मतलब कुछ वेस्टलैंड्स को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेबल लैंड्स में, लेकिन जो लैंड एरिया है ना वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। सिर्फ ये है कि 1960 में जो लैंड एरिया दिया गया था उसमें सिर्फ ये इंक्रीज हुआ होगा कि जो वेस्टलैंड्स थे, आइडल लैंड्स थे, उन्हें कल्टीवेबल लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि जिन लैंड्स पे कुछ भी काम नहीं होता था, जो वेस्ट पड़े हुए थे, उनको अब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाने लगा। लेकिन उसके बाद कोई स्कोप नहीं हुआ एक्सपेंशन का। ठीक है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, उसको एक्सपेंड करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, लैंड एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने लैंड एरिया, बार बार हमने ये वर्ड यूज किया कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, लैंड एरिया में एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। यहां पर लैंड एरिया क्या है, आगे की बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है। देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किसी भी लैंड के एरिया को मेजर करने की बच्चों जो यूनिट हम यूज करते हैं ना मेजर करने के लिए, वो क्या होती है, हेक्टेयर। यानी कि जमीन को जब आपने जमीन की मेजरमेंट करनी होती है ना, तो उसको आप हेक्टेयर से मेजर करते हो। हेक्टेयर इज द मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, बट जो विलेजेस होते हैं ना, you may find land area being discussed in local units। विलेजेस में लैंड के एरिया को मेजर करने के लिए हेक्टेयर यूनिट का यूज नहीं किया जाता, वहां पर लोकल यूनिट्स, वहां की कुछ अलग ही यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में लैंड के एरिया को मेजर किया जाता है। वो यूनिट्स क्या हैं, लोकल यूनिट्स, दैट इज बिग एंड गिट। ठीक है, बिग और गिट ये कुछ यूनिट्स हैं, वहां के लोकल यूनिट्स कंसीडर की जाती हैं। ये वो लोग, यानी कि पालमपुर विलेज के लोग जो है ना,
वो लैंड एरिया को मेजर करने के लिए ये लोकल यूनिट्स का यूज करते हैं, बिग और गिट, ठीक है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, अब बात आती है कि लैंड एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। लैंड एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए ना। देखो 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में स्क्वायर का एरिया पता चल जाता है विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। देखो अगर आपको एक साइड के बारे में पता है, साइड है 100 मीटर की, ठीक है, तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चों? स्क्वायर का एरिया तो आपको पता होगा, साइड इनटू साइड, जैसे कि साइड को आप ए मानकर चलते हो तो एरिया क्या कैलकुलेट करते हो, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो? ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर आप एरिया लेकर चलते हो तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, साइड इनटू साइड, एरिया क्या रहेगा, साइड इनटू साइड, यानी कि 100 इंटू 100, क्योंकि एक साइड 100 मीटर की है ना, तो यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर, ये आपका क्या आ गया, उस लैंड एरिया का, जो हमने लैंड हमारे पास है एग्रीकल्चर के पर्पज से, जो लैंड हम यूज कर रहे हैं, जिसका एरिया हम फिक्स्ड बोल रहे हैं, वो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड इनटू साइड। एक साइड का हमें मेजरमेंट पता है कि एक साइड कितना, एक साइड का क्या मेजरमेंट है, 100 मीटर की अगर एक साइड है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस लैंड का कितना एरिया है, साइड इनटू साइड करके, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है। देन कितना एरिया आया बच्चों उस लैंड का, 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया वो हमने कैलकुलेट किया जिस लैंड पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब इस एरिया को तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपने करना क्या है, एक्टिविटी क्या करनी है आपने, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। आपको अपने स्कूल ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है और इस एरिया से कंपेयर करना है, देन आपको पता चलेगा कि उस विलेज के अंदर एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड एरिया यूज किया जाता है वो कितना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपना स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल के ग्राउंड का जो एरिया होगा, स्कूल के ग्राउंड का एरिया आप कैलकुलेट करोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर उस लैंड का एरिया कैलकुलेट किया। आपने एक साइड को मेजर कर लेना है कितने मीटर की है, एंड देन आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। वो एरिया जो आपको पता चलेगा, उस एरिया को आप, स्कूल ग्राउंड के एरिया को आप इस लैंड के एरिया से कंपेयर करोगे, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि पालमपुर विलेज के अंदर एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड एरिया यूज किया जाता है वो कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियर? ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है बच्चों। तो बच्चों आज हमने फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि वहां पर फार्मिंग किस तरीके से होती है। फार्मिंग करने के लिए जो लैंड एरिया उन्हें दिया जाता है वो लैंड एरिया फिक्स होता है, उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं होता, यानी कि कोई भी हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते उस लैंड एरिया को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने ये एक्टिविटी जरूर करनी है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना लैंड एरिया उस विलेज के अंदर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।